न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से निक फ्यूरी यहाँ पे 1959 के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की एवेंजर्स की टीम को बनाते हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स को वो इंक्लूड करते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रेजेंट डे के अंदर मॉकिंग बर्ड जो होती है वो इस पूरे के पूरे हैमर वाले मिशन के ऊपर उसको गोली लगती है, जिसकी वजह से उसका बहुत ही ज़्यादा खून बहना शुरू हो चुका होता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के मुताबिक ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब वो ज़िंदा बच पाएगी। तो इसी के बाद हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर मॉकिंग बर्ड की जान को बचाते हैं और निक फ्यूरी पास्ट के अंदर ऐसे कौन से धमाके करने में लगे हुए हैं। तो अब आगे तो इस तरह कहानी की स्टार्ट हमारी बेसिकली जो होती है रोड आइलैंड के एक हॉस्पिटल के अंदर होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स उसको फौरन से मॉकिंग बर्ड को रशियन करते हुए सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रहे होते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार वो कौन है, उसका क्या नाम है, क्या उसके पास कोई सुपर पावर्स हैं, क्या वो कोई म्यूटेंट है। तो वो लोग बताते हैं कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं, बल्कि ये सिर्फ जो है एक आम से इंसान है जो कि एवेंजर्स की टीम में हुआ करती थी। और हम देखते हैं कि डॉक्टर जब ऑपरेटिंग रूम के अंदर होते हैं तो वो ये बात देख के समझ जाते हैं कि ये हालत इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। और ये देख के हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और द थिंग जो कि इस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। मतलब उन्होंने अब तक अपनी टीम के अंदर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनको अपने पहले या दूसरे मिशन के ऊपर ऐसे खतरनाक तरीके से अपने एक मेंबर को आईसीयू के अंदर देखना पड़ेगा। और स्पाइडरमैन बोलता है कि आखिरकार डॉक्टर यहाँ पे ये सब चल क्या रखा है, क्या आप कुछ नहीं कर सकते हैं डॉक। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं कर सकूँ। तो वहीं से बेन बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें उसके एक्स हस्बैंड को इस बारे में बता देना चाहिए। और उसी तरह यहाँ से दोबारा स्वीडन 1959 के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे फ्यूरी ने जो अपनी इस पूरी की पूरी टीम को असेंबल करा है। अब इनका काम बेसिकली ये है कि इनको जो है कुछ नाजीज़ के बेस के ऊपर जाके अटैक करना है, जो कि अभी भी ऑपरेशनल हैं, और छुपके से वो अपनी पावर्स को दोबारा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकें। और इस पूरी की पूरी टीम का बनाने का मकसद ये है कि वो सारे के सारे उन अटैक्स को रोकेंगे। और निक फ्यूरी बताते हैं कि उनको एक जगह के बारे में पता चला है जहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशन चल रहे हैं और उनको उस जगह पे जाके सारी की सारी चीज़ों को ठिकाने लगाना ही होगा। तो यहाँ से सारे के सारे लोग बोलते हैं तो आपका कहने का क्या मतलब है फ्यूरी, कि यहाँ पे अब इसको इन्फ्लेरेट करने के लिए कौन जाएगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि देखो तुम में से कोई भी इन्फ्लेरेट करने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन वो कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए कि रेवान, क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ और मेरे पास खोने के लिए वैसे कुछ भी नहीं है। तो फ्यूरी बोलते हैं कि मैंने कहा ना कि हम में से कोई नहीं जाने वाला है। तो वो लोग पूछते हैं इसका क्या मतलब है, क्या तुमने पहले किसी को वहाँ पे जासूसी के लिए भेज दिया है। तो फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं, देखो इस टीम को पिक करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हम यहाँ पे कोई इन्फ्लेरेशंस वगैरह नहीं करने वाले हैं। हम वो टीम होने वाले हैं जो कि बिल्कुल किसी भी ऑर्डर को फॉलो ना करते हुए सीधा उस जगह के ऊपर जाके अटैक करेंगे, और जिस तरीके से भी हमें ठीक लगेगा हम उन सारी की सारी चीज़ों को रोकेंगे। हमारा काम अब यहाँ पे सिर्फ नज़र रखना या जासूसी करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं, बल्कि उसके ऊपर एक्ट करना है। तुम में से जो लोग यहाँ बैठे उन सबके पास कोई ना कोई तोहफे मौजूद हैं और अब से तुम लोग अवेंजर्स हो। तो वहीं से सिल्वर सैबल बोलता है कि तुम बार बार हमसे यही बात किए जा रहे हो कि हम अवेंजर्स हैं, लेकिन इस बात का आखिरकार मतलब क्या है। तो वहीं से फ्यूरी बोलते हैं इसका साफ सा मतलब ये है कि तुम्हें उन सारे के सारी मौतों का बदला लेना है जो लोग सारे के सारे उस पूरे के पूरे थर्ड रीच के हाथों से अपने आप को गवा बैठे थे। वो सारे के सारे सोल्स जो कि हम लोग जंग के अंदर खो चुके हैं, तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है सर्व करने के लिए। और यहाँ पे तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट ने नहीं बल्कि हर एक उस डेड सोल्जर ने असेंबल किया है जो कि अपनी जान को गवा चुका है। और अब उनमें से हर वो डेड सोल्जर वो डिमांड कर रहा है कि हम लोग जाएं और जाके रेड स्कल की वो शामत बुलाना शुरू करें, इससे पहले कि वो कुछ ऐसा तैयार कर ले जिसके ज़रिए पहले से कहीं ज़्यादा और लोग मारे जाएं। तो इसी तरह सैबर टूथ पूछता है तो खैर तुम्हारी सारी की सारी स्पीच सुन के मेरा खून तो ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। लेकिन इसी तरह अगले पल हम लोग यहाँ से दोबारा रोड आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगन अपने एकदम से होश के अंदर आता है और घबराया हुआ होता है। तो जैसिका बोलती है कि नहीं ये हमारे साथ है, इसके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अवेंजर है। सीरियसली वुल्वरीन को ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसके ऊपर बंदूक पॉइंट करके खड़े हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे हैमर एजेंट्स को पकड़ के ले जाया जा रहा होता है और वो कहते हैं कि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्या तुमने हमारी बात को सुना, वी आर हैमर। तो लूक बोलता है कि हे तुमसे किसी ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा है, तुम अपने काम से काम रखो। तो वहीं से लोगन उठता और कहता है लगता है कि हमारी बहुत बुरी तरीके से शामत आई है। तो आयरन फिस्ट आता और कहता है तुम्हें तो देख के लग रहा है कि तुम्हारी इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई है लोगन, ये तुम जाके ज़रा उससे पूछो। और हम वहाँ कैरल डैनवर्स यानी कि मिस मार्वल की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरी हालत के अंदर है। और लोगन बोलता है कि हे डैनवर्स, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कहती है कि नहीं लोगन, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अभी हमने अपनी बहुत बुरी तरीके से शामत बुलवाई है, वो भी एक ऐसी औरत है जो कि अपने आप को सुपीरिया बुलाती है। सुपीरिया, मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करने वाली हूँ और मुझे ये दोबारा से चुभने वाली है कि हमने अभी अपनी शामत बुलवाई है एक औरत से जिसका नाम था सुपीरिया। और मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार वो थी कौन जिसने हमारे ऊपर ऐसा ज़बरदस्त किस्म का अटैक करा। और हम देखते हैं कि वहीं से हैमर के एजेंट्स बोलते हैं शी इज़ द फेस ऑफ द फ्यूचर, वो तुम्हारी फेलियर का फेस है, हैमर इज़ द नाउ, और हम तुम्हारे इस पूरे के पूरे ऑर्डर को डिनाई करते हैं। लेकिन वहीं पे लूक आके उसको एक ज़ोरदार पंच मारकर कहता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते हैं।
तो लोगन पूछता है कि हम में से सारे बाकी के लोग कहाँ हैं। तो जैसिका बताती है कि मॉकिंग बर्ड को बहुत बुरी तरीके से हिट लगा है और सारे के सारे लोग उसको लेके हॉस्पिटल गए हैं। तो लोगन पूछता है इसकी हालत कितनी बुरी है। तो वहीं से आवाज़ आती है कि सच कहूँ तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। हमारी दोस्त इस वक्त एक बहुत ही बड़ी परेशानी के अंदर आ चुकी है। अभी इस वक्त उसकी सर्जरी चल रही है और तुम लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि तुम उसके लिए दुआ करो और उम्मीद पे कायम रहो। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और द थिंग के साथ वापसी यहाँ पे आते हैं और द थिंग बोलता है कि हम इससे कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि हमें फ्यूरी को बताना होगा, हो सकता है कि फ्यूरी के लोग इसके अंदर कुछ मदद वगैरह हमारी कर सकें। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि वो एक इस वक्त ऐसी हालत के अंदर है कि हम उसको यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ से वहाँ उसको लेके नहीं जा सकते हैं। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि देखो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है स्टीव रॉजर्स को इसके बारे में हमें बता देना चाहिए। तो लूक केज बोलता है कि हमें इस फैक्ट को नहीं भूलना चाहिए कि हमें यहाँ पे सेटअप किया गया था। तो वुल्वरीन बोलता है कि क्या, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे कर भी क्या रहे थे एग्जैक्टली, और हमें यहाँ पे भेजा किसने, हमें क्यों भेजा गया। तो लूक केज बोलता है कि तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हमें यहाँ पे किसने भेजा। तो पीटर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, विक्टोरिया हैंड जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की एक्स राइट हैंड लेडी है। तो लूक बोलता है लेकिन वो अभी के लिए हमारी लीजन है और वो हमें सारे के सारे मिशंस देती है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि जरा अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करो, ये सारी की सारी हैमर ये उसने ही नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ मिलकर बनाई थी और अचानक उसने हमें यहाँ पे हैमर से मुकाबला करने के लिए भेज दिया और यहाँ के हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ सेटअप था। तो क्या तुम्हें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा स्पूकी नहीं लग रही हैं? आई एम सॉरी कि मैं उस औरत के ऊपर कुछ ज़्यादा ही शक करता हूँ, लेकिन इन सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करो तो तुम लोगों को भी यही समझ में आ रहा होगा। उसी तरह हम यहाँ से अगले पल दोबारा स्वीडन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारे के सारे लोग नज़र रख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी ने यहाँ पे पूरे के पूरे किले के ऊपर नज़र रखी हुई है और वो सारे के सारे लोगों से पूछ रहे होते हैं कि क्या कोई हलचल हो रही है। तो वहीं से सैबरटूथ बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि कोई चीज़ आते हुए नजर आ रही है, एक नाजी ट्रक सीधा मेरी तरफ आ रहा है। तो फ्यूरी बोलता है कि ठीक है तुम्हें फिर वो करना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि सैबरटूथ बेसिकली उस ट्रक के सामने आता है और ऐसे मरने की एक्टिंग कर रहा होता है और जैसे ही वो आदमी उसको चेक करने के लिए आता है तो सैबरटूथ उसको अपने नाखूनों से चीर फाड़ के उसके पूरे के पूरे ट्रक को हाईजैक कर लेता है और कहता है कि हमें ट्रक मिल चुका है, सिल्वर सैबल अब तुम्हारी बारी है, एवरीबॉडी एल्स फौरन से पोजीशंस के अंदर आ जाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सिल्वर सैबल उस ट्रक को ड्राइव करते हुए सीधा गेट की तरफ आता है और वहाँ पे गार्ड्स उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिल्वर सैबल उनकी बात को समझ नहीं रहा होता। तो ये देख के उससे वो ट्रक खुलवाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि अगले पल जैसे ही वो ट्रक खोलते हैं तो वहाँ पे निक फ्यूरी और उनकी जो एवेंजर्स की टीम है वो उस ट्रक के अंदर मौजूद होती है और वो सीधा यहाँ से फायरिंग करते हुए उन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। मतलब यहाँ पे फ्यूरी ने अपनी एवेंजर्स की टीम के साथ एक ज़बरदस्त तरीके का एम्बुश किया है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से सारे के सारे लोग किले के अंदर जाते हैं और कहते हैं फ्यूरर हमारे ऊपर हमला किया गया है। और हम देखते हैं कि रेड स्कल यहाँ पे मौजूद और कहता है इतनी हिम्मत किस में हो सकती है, क्या ये अमेरिकन हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से अपने सारे के सारे लोगों को लेते हुए इस पूरे के पूरे किले के अंदर घुस रहे होते हैं और कहते हैं कि नमूरा वक्त आ चुका है, उनको दिखा दो कि हम कौन है और हम क्या क्या कर सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ी सी लहर के साथ नमूरा एक वेल के ऊपर बैठते हुए इस पूरे के पूरे टाउन और इस पूरे के पूरे किले के ऊपर अटैक करती है। लेकिन इसी तरह कहानी हमारी दोबारा एवेंजर्स टावर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होती है। अब जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली विक्टोरिया हैंड आके ये सारी की सारी सिचुएशन आके स्टीव रॉजर्स को बता रही है और वो साथ साथ ये भी बता रही होती है कि किस तरीके से अब पूरी की पूरी टीम को यही लगने वाला है कि मैं जो हूँ इस वक्त नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ मिली हुई हूँ और मैंने ही हैमर के लोगों को अटैक करने के लिए कहा था। स्टीव रॉजर्स बोलते हैं मैं इस बात को जानता हूँ कि अब जिस तरह से सिचुएशन प्ले आउट हुई है सबको तुम्हारे ऊपर ही शक होगा, लेकिन मैं इस बात को मेक श्योर करता हूँ कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉकाई भी मौजूद होता है और बोलता है तो बताओ आखिरकार के यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है और ये मिशन कैसा रहा। तो विक्टोरिया बोलती है कि हमारा मिशन सिर्फ आधा ही सक्सेसफुल रहा, उनकी लीडर सुपीरिया वो भाग चुकी है और वहाँ पे कैजुअलिटी भी हुई है। तो हॉकाई पूछता है कि वो कौन है। तो वहीं से विक्टोरिया बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मॉकिंग बर्ड है जिसको वो ज़बरदस्त तरीके का हिट लगा है। और ये देख के हॉकाई की आंखें खुल जाती है और वो फौरन वहाँ से भागता है। और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि जेसिका ड्रू ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट लेके हॉस्पिटल जा रही है, तुम उसके साथ ही चले जाओ। तो विक्टोरिया बोलती है कि सच कहूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो स्टीव बोलते हैं कि देखो जिस तरीके का ये काम है इसमें तो तुम्हें मुश्किलें आने ही वाली है। तो विक्टोरिया बोलती है कि लेकिन आपको शायद मेरी प्रॉब्लम आप समझ में आ रही होगी, क्या मैंने ठीक कहा कि सारे के सारे एवेंजर्स अब यही समझेंगे कि मैंने उनको इस पूरी की पूरी मुश्किल में डाला है जानबूझ के। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि मेरे ख्याल से सिर्फ वुल्वरीन ही ऐसा सोचेगा। तो विक्टोरिया बोलती है कि नहीं, बल्कि उनमें से ज़्यादातर लोग यही सोचने वाले हैं। अगर यहाँ पे गलती से भी मॉकिंग बर्ड की आज मौत हो जाती है तो वो लोग उसके लिए सारा का सारा ब्लेम मुझे ही देने वाले हैं, वो सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल देंगे। और ये सुन के हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स वहाँ पे एक सोच के अंदर खो जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे अपने सारी के सारी एवेंजर्स की टीम को लेके इस पूरे के पूरे कैसल के अंदर घुसते हैं और कहते हैं क्या मुझे कोई बताएगा कि आखिरकार मैं उस रोते हुए रेड स्कल को कहाँ पे देख सकता हूँ। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे सैबरटूथ वगैरह जो कि अपने सारे के सारे गिफ्ट्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे धमाके मचा रहे हैं।
लेकिन अगले पल हम देखेंगे जैसे निक फ्यूरी वहाँ पे उसकी लैब के अंदर पहुंचते हैं तो रेड स्कल वहाँ से बेसिकली इस पूरी की पूरी लैब को जला के निकल चुका होता है ताकि वो अपने पीछे कोई सबूत ना छोड़ सके। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हमारे हाथ यहाँ पे जो कुछ भी लगेगा हम उसको ले लेंगे ताकि उसके जरिए हम इसकी इंटेल को निकाल सकें, जो भी तुम्हें समझ में उसको फौरन से उठाओ। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। तो नमूरा कहती है कि बिल्कुल, मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम है और मुझे सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो वहीं से फ्यूरी बोलते हैं ओके ओके ब्लड स्टोन, तुम आगे बढ़ो और रास्ते को लीड करो, हमें जो है फौरन उस एस्केप बोर्ड तक पहुंचना होगा क्योंकि वो बोर्ड का इस्तेमाल करके इस पूरी की पूरी शहर से निकलने वाला है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे उस लैब के अंदर से कोई और नहीं बल्कि उनके सामने कैप्टन अमेरिका उनको नजर आते हैं जो कि इस आग में से निकल कर आ रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।